दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया अलायंस की। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी इसे इंडिया अलायंस कहता है दोस्तों, जिसकी बैठक अगले हफ्ते 8 जून को हो रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए 15 बड़े राजनीतिक दलों ने सहमति दे दी है। लेकिन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बाद तमिलनाडु वह राज्य था दोस्तों जहां इंडिया अलायंस को सबसे अधिक सीटें मिली थी। और उस तमिलनाडु में जिस दल के कारण, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका थी, जिसके कारण राहुल गांधी ने एमके स्टालिन को बड़ा भाई कहा था, वो एमके स्टालिन, वो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अब इस इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल नहीं होगी। वही डीएमके के बदले अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है दोस्तों कि क्या टीवीके जो राहुल गांधी की नई सहयोगी, कांग्रेस पार्टी का नया अलायंस पार्टनर है तमिलनाडु में, क्या वो टीवीके शामिल होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों इससे 3 सवाल निकल कर आता है जिस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहला सवाल तो यह निकलता है कि थलापति विजय की पार्टी टीवीके क्या नई पार्टनर होगी इंडिया अलायंस में, सवाल नंबर 1 है। दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की तुलना में टीवीके ज्यादा बेहतर होगा। क्यों राहुल गांधी ने डीएमके के साथ रहने के बजाय टीवीके के साथ जाना पसंद किया, इसका जवाब हम ढूंढेंगे। और साथ ही इसका नकारात्मक असर क्या पड़ेगा, क्योंकि एमके स्टालिन माना जाता है कि ममता बनर्जी के नजदीक है, एमके स्टालिन माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल के नजदीक है, माना जाता है कि एमके स्टालिन अखिलेश यादव के नजदीक है, माना यह जाता है कि एमके स्टालिन तेजस्वी यादव के अधिक नजदीक है। तो क्या इंडिया अलायंस में थलापति विजय के आने के बाद इंडिया अलायंस के अंदरूनी समीकरण में भी कोई अंतर आएगा? तो दोस्तों बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं, बने रहिएगा अंत तक जिससे कि पूरी बातें समझ सके। दोस्तों सबसे पहला, आज जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने मना किया कि हम शामिल नहीं होंगे और टीवीके शामिल होगी या नहीं होगी, इस सवाल का जवाब जानते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1 सब सीधा सवाल है कि जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और परिणाम आते ही कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ रहने के बजाय टीवीके के साथ जाना पसंद किया। अब कांग्रेस टीवीके की सरकार में थलापति विजय के मुख्यमंत्रित्व वाली जो सरकार है, इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 मंत्री भी इस सरकार में है। 59 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु की सरकार में शामिल हुई है और उसके बाद स्वाभाविक था कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगाया और इसके कारण यह स्वाभाविक था दोस्तों कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कांग्रेस के साथ कम से कम इतनी जल्दी तो इंडिया अलायंस का बहिष्कार करेगी ही करेगी। इसका संकेत दोस्तों रिजल्ट आने के बाद ही मिल गया था, जब लोकसभा में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की जो नेता है कनिमोई, एमके स्टालिन की बहन है, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखकर दे दिया कि उनके पार्टी के जो सांसद हैं उनके लिए उनकी बैठने की व्यवस्था लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों से अलग कर दिया जाए। तो एक सबसे बड़ा अंतर आ गया कि डीएमके का नहीं आना स्वाभाविक था। अब कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इस बात का एहसास कर लिया कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का प्रभाव केवल, एमके स्टालिन का प्रभाव केवल तमिलनाडु में है, नंबर 1। नंबर 2, अब अगला लोकसभा चुनाव 3 साल के बाद है और विधानसभा चुनाव 5 साल के बाद है। 3 साल के बाद लोकसभा चुनाव और 5 साल के बाद विधानसभा चुनाव में समय किसने देखा है? ऐसा इतिहास रहा है तमिलनाडु का कि हर 2 साल में पार्टनर बदल गए हैं। कौन जानता है आगे भविष्य क्या होता है। तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया वर्तमान में जीने के लिए। वर्तमान में थलापति विजय न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, तमिलनाडु में जो आधार है, जो वोट बैंक, जिस वोट बैंक का निर्माण हो रहा है थलापति विजय का,
उसके आधार पर थलापति विजय टीवी के कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लाभकारी होंगे। थलापति विजय कांग्रेस पार्टी के लिए तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में लाभ पहुंचाएंगे। साथ ही थलापति विजय का प्रभाव पूरे देश भर में आने वाला जो गोवा विधानसभा चुनाव है, मणिपुर का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि थलापति विजय देश के अकेले ईसाई मुख्यमंत्री हैं, तो ईसाई वोटों पर कांग्रेस पार्टी की नजर है। वैसे ईसाई वोट के लिए राहुल गांधी अकेले काफी हैं, लेकिन फिर भी थलापति विजय अगर जुड़ते हैं तो दोस्तों कई अलग अलग राज्यों में स्थानीय समीकरण के कारण ईसाइयों ने अलग अलग पार्टियों को भी वोट डाला, लेकिन मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ रही है। तो थलापति विजय के कांग्रेस के साथ आने के बाद ईसाई वोट एक तरफा, यह बात सच है कि ईसाइयों की आबादी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जिस किसी भी राज्य में ईसाइयों की आबादी है दोस्तों, वो बड़ा प्रभावशाली है। चाहे बात हम केरल में हमने देखा, केरल में 18.5% ईसाइयों के सत्तारूढ़ गठबंधन जो है दोस्तों, उसमें 30% विधायक जीत कर आए हैं। तो ये उनके वोट की ताकत है ईसाई वोटरों की। वैसे ही कर्नाटक में जहां 2028 में विधानसभा चुनाव होगा दोस्तों, अभी सिद्धारमैया के बदले वहां डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तो कर्नाटक में भी ईसाइयों की अच्छी खासी आबादी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी ईसाइयों की आबादी ठीक ठाक है। और गोवा विधानसभा चुनाव में, जो कि अगले वर्ष पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर के साथ होना है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि गोवा में और मणिपुर में ईसाइयों की कितनी ताकत है। मणिपुर में लगभग आधी आबादी, वहां जो 55% मैतई हैं, वो मैतई 55 से 60% जो मैतई हैं वो हिंदू हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने का सबसे बड़ा कारण है। वहां जो लड़ाई चल रहा है कुकी और मैतई के बीच, उसके पीछे भी असली झगड़ा क्या है, हिंदू और ईसाइयत का है। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो वहां जो कुकी हैं वो प्रायः कांग्रेस के समर्थक रहे हैं, तो निश्चित रूप से विजय का लाभ मिलेगा, न केवल तमिलनाडु, लेकिन स्टालिन का लाभ केवल तमिलनाडु में मिलता। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक विन विन सिचुएशन वाली स्थिति है। इतना ही नहीं, पंजाब का जो चुनाव है दोस्तों, उसमें भी, पंजाब में भी ईसाइयों की अब एक अच्छी खासी संख्या बन गई है। वहां भी विजय का साथ कांग्रेस पार्टी के लिए लाभदायक हो सकता है। यह कांग्रेस पार्टी का कैलकुलेशन है, यह कांग्रेस का कैलकुलेशन है। लेकिन केजरीवाल का क्या है, अखिलेश यादव का क्या है? हमने देखा दोस्तों, विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया 4 मई को, तो अखिलेश यादव ने दोनों राज्यों का दौरा किया। ममता बनर्जी को भी और एमके स्टालिन को भी सांत्वना देने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। और अखिलेश यादव ने कहा क्या? अखिलेश यादव ने कहा कि हम वो नहीं हैं जो संकट में मित्र का साथ छोड़ दे। यह अखिलेश यादव का बयान था दोस्तों। यह बयान कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ इशारा था। जैसे राहुल गांधी ने चुनाव रिजल्ट आते ही तमिलनाडु में विजय का साथ लिया, डीएमके का साथ छोड़ दिया, तो उसी पर कटाक्ष था। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से इंडिया अलायंस का जो समीकरण है आंतरिक, उस समीकरण को ये विजय की एंट्री प्रभावित करेगी। और अब देखना होगा कि क्या करते हैं, इस पर प्रतिक्रिया कैसी आती है अखिलेश यादव की। केजरीवाल का जहां तक सवाल है दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन चुके हैं। राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये कारण था कि अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल चुनाव दिल्ली में जीते। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव भी जीत जाती, पंजाब में सरकार होती, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए एक बड़ा खतरा है। और आपने देखा उसका एक, जिसे हम कहते हैं ना कि एक लक्षण, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन, जब राहुल गांधी भी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे थे तमिलनाडु में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहां चुनाव प्रचार किया एमके स्टालिन के लिए, रोड शो किया एमके स्टालिन के लिए। पश्चिम बंगाल में अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार किया।
लेकिन राहुल गांधी की पार्टी के कैंडिडेट के लिए न तमिलनाडु में न पश्चिम बंगाल में। इतना ही नहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होना है वहां मुख्य लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। तो एक यह भी मामला है जिस कारण से इंडिया अलायंस का समीकरण बिगड़ेगा। प्रभाव ममता बनर्जी पर पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये 8 जून की जो बैठक है वो ममता बनर्जी के कहने पर बुलाई गई है और ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच भी दूरी स्पष्ट दिख रही थी। आपको याद होगा दोस्तों, मतदान से एक दिन पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश दिया था, जिस दिन 23 अप्रैल को तमिलनाडु में मतदान था और पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का मतदान था। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में मतदान हुआ है। प्रथम चरण के मतदान के दिन राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पे पब्लिश किया था। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कारण पश्चिम बंगाल की राजनीति का ध्रुवीकरण हो गया है, धार्मिक ध्रुवीकरण, जहां पर तीसरी ताकत के लिए कोई जगह नहीं बची है। और चुनाव के परिणाम ने यह साबित किया कि ममता बनर्जी का जो माने जिसे हम कहते हैं ना कि एक्सट्रीम जो था तुष्टीकरण, उसका असर हुआ कि हिंदू काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं का हुआ पश्चिम बंगाल में। ऐसा पश्चिम बंगाल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, जब 70% लगभग हिंदू एकजुट हो गए ममता बनर्जी को हराने के लिए। वैसे ही जैसे असम में लगभग 75% से लेकर 80% तक हिंदू भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ध्रुवीकरण हुआ उनका। तो ममता बनर्जी, राहुल गांधी, लेकिन ममता बनर्जी झुकी। कारण था उसका, राहुल गांधी के बयान देने का भी कारण था कि चाहे वो लोकसभा चुनाव 2024 रहा हो, चाहे 2021 का विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस चाहती थी कि ममता बनर्जी की पार्टी के साथ गठबंधन हो, लेकिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को गठबंधन करने लायक समझा ही नहीं। ममता बनर्जी खुद ईगो में कि ममता की टीएमसी को कांग्रेस की जरूरत नहीं है, मुफ्त का सीट मिल जाएगा कांग्रेस को और कांग्रेस जो है उससे ममता बनर्जी को कोई फायदा होगा नहीं। तो ये जो समीकरण है दोस्तों, इस परिस्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि विजय को क्या मिलेगा। ये एक बड़ी बात है कि इसी पर निर्भर करता है कि विजय इंडिया अलायंस में शामिल होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों इस पर भी संशय के बादल हैं। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों संशय के बादल इसलिए हैं कि विगत दिनों मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जब विजय दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई उनकी, लेकिन दिल्ली में होते हुए भी राहुल गांधी के बुलाने के बावजूद विजय राहुल गांधी से मिलने नहीं आए। राहुल गांधी से मिलने के लिए विजय नहीं आए। एक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन दोस्तों, इसका नुकसान क्या हो सकता है आप समझिए। डीएमके का इंडिया अलायंस से बाहर जाना और टीवीके का अभी तक इंडिया अलायंस में नहीं आना। वैसे राहुल गांधी पूरी प्रयास कर रहे हैं कि टीवीके आ जाए, लेकिन अब तक टीवीके की तरफ से कोई सूचना नहीं है। उसका कारण भी है। कारण यह है दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे परिणाम आने के बाद से, तो लगातार विजय का भी प्रयास है कि उनकी निर्भरता कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वीसीके, जिनके 2-2 विधायक हैं इन चारों पार्टियों के, मुस्लिम लीग, सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के 2-2 विधायक हैं जिनका समर्थन विजय को मिला हुआ है। कांग्रेस के 5 विधायक हैं। तो लगातार विजय का जो प्रयास है दोस्तों वो ये है कि वो अपने बलबूते पर बहुमत का इंतजाम कर लें। और उसके लिए अभी जब आपको पता है पिछले हफ्ते क्या हुआ कि एआईएडीएमके के 4 विधायकों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। 47 विधायक एआईएडीएमके की जीत कर आए, उनमें 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब वहां उपचुनाव होगा 5वीं सीट है जहां से विजय 2 सीट से जीते थे। एक त्रिची विधानसभा सीट से विजय ने इस्तीफा दे दिया है। तो 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा और हो सकता है आने वाले दिनों में 1 हफ्ते के अंदर एआईएडीएमके के और कोई विधायक इस्तीफा दे दे, डीएमके के भी कोई विधायक इस्तीफा दे दे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो विजय भी अपने बलबूते पर बहुमत का जुगाड़ करने का प्रयास करेंगे, यह भी संभव है। तीसरी एक और संभावना बनती है कि क्या थलापति विजय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के साथ भी क्या वाईएस जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक जैसा संबंध बना के रखना चाहते हैं। यह भी एक
आगे आने वाले दिनों में देखने की बात होगी कि विजय करते क्या है। क्योंकि राहुल गांधी से नहीं मिलना कई संशय पैदा कर रहा है। संशय इसीलिए पैदा कर रहा है कि क्या विजय, तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं दोस्तों, तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। और यह चीज अगर विजय ने जितने वादे किए हैं तमिलनाडु की जनता के साथ, उन वादों को पूरा करने के लिए उनको केंद्र सरकार का समर्थन आउट ऑफ टर्न चाहिए। यानी सामान्य नियमों के आधार पर जो पैसों का बंटवारा होता है राज्यों के बीच, इसके अलावे भी अलग से मदद चाहिए तमिलनाडु को, जिससे कि तमिलनाडु अपने आर्थिक संकट से निपट सके। अब अगर नवीन पटनायक वाली नीति अपनाते हैं, वाईएस जगनमोहन रेड्डी वाली नीति अपनाते हैं विजय, तो निश्चित है कि उसमें उनको केंद्र सरकार की मदद करनी होगी। दिल्ली में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चूंकि लोकसभा में तो अभी उनके एमपी हैं नहीं, 2029 के चुनाव में ही लोकसभा में उनके एमपी पहुंच पाएंगे, तो राज्यसभा में तो ताकत बनेगी धीरे धीरे, चूंकि राज्यसभा का चुनाव हर 2 साल पर होता है। और कई ऐसे बिल भारतीय जनता पार्टी को पारित कराने के लिए राज्यसभा में, चूंकि लोकसभा में बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत, पर्याप्त समर्थन है, लेकिन राज्यसभा में जरूरत पड़ेगी। लोकसभा में भी अभी देखा हमने कि महिलाओं को आरक्षण वाला बिल पास नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 सांसद चाहिए थे, नहीं जुटा पाई। तो सवाल यह उठ रहा है दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी रणनीति बनाने में माहिर है। हमने देखा पिछले सत्र में क्या हुआ, राज्य स्तर की दोनों पार्टियां ने केंद्र में, राज्यसभा में बीजेपी की सरकार की मदद की। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बिजू जनता दल दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी, फिर भी बीजेपी तो बीजेपी है और बिजू जनता दल, नवीन पटनायक ने समर्थन दिया राज्यसभा में, लोकसभा में कई बिल को पारित कराने में, वैसे ही जगनमोहन रेड्डी के साथ। तो ये चीजें बीजेपी तमिलनाडु में कोशिश करती है। तो क्या विजय जगनमोहन रेड्डी नवीन पटनायक की तरह बीजेपी के साथ ऐसा संबंध बना के रखना चाहेंगे जिससे कि तमिलनाडु के लिए अधिक से अधिक आर्थिक लाभ वो जुटा सके? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। और इसका सर्वाधिक असर दोस्तों इंडिया अलायंस की भविष्य और उसकी भविष्य में बनने वाली ताकत या भविष्य में इसके मजबूती पर पड़ना तय है। आप क्या सोचते हैं, ऐसी परिस्थितियों में क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइएगा। और हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।